अभी ये बताया जा रहा है कि जंग खत्म नहीं हुई और अभी कुछ ना कुछ हल्की फुल्की मौसीकी हो सकती है। कई अतराफ से हमें खतरे नजर आ रहे हैं जंग के बड़ी तेजी से बढ़ने के। ये मैं कह सकती हूँ कि ईरान वर्सेस यूएस से निकल के ये वॉर अब ईरान वर्सेस रीजनल ब्लॉक तक जा पहुंची है। ये जंग जो है ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि दो धड़ों के दरमियान है। सेंटकॉम का मौजूदा फोर्स पोस्चर है, उसमें आप किसी बड़े जमीनी ऑपरेशन की गुंजाइश देख रहे हैं? हर मुल्क ने अपने अपने कुछ प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी बनाए हुए होते हैं। कोई बैक चैनल कोऑर्डिनेशन चल रही है? इसराइल खामोश है बड़े दिनों से। इसराइल बार बार अमेरिका से कह रहा है कि हमें मौका दे कि हम भी हमले में शामिल हो जाए। तो अमेरिकी सदर के बयानात हैं, क्या आपको लगता है कि मिलिट्री इंटेंट की अक्कासी करते हैं? जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात है ये मिलिट्री इंटेंट नहीं है, ये इसराइली इंटेंट हो सकती है, ये उनका पागलपना हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ मिर्जा। ईरान अमेरिका वॉर पे आज भी बात करेंगे और गुज़िश्ता 24 घंटों की अपडेट्स लाज़मी तौर पर आपने देखी होंगी और अब ये मालूम होता है कि वो जो वक्ती वक़्फ़ा था, जो सकलैन साहब हमेशा कहते हैं कि वो इसलिए लिया जाता है कि सम टाइम आपने लाशें उठानी होती है, तैयारी करनी होती है और इसलिए लिया जाता है वक़्फ़ा और दोनों लोगों को पता होता है। तो वो वक़्फ़ा अब लग रहा है गुज़िश्ता 24 घंटे में कि ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ईरान ने अमरीकी अफ़वाज पर मिसाइल से हमले की कोशिश की है और फिर अमेरिका की तरफ से भी कोशिश की गई है। लेकिन क्या अब सिचुएशन ज़्यादा वर्स होने वाली है या फिर हालात कुछ और होंगे? तो हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर तज्ज़ियाकार सकलैन इमाम साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। और सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि अभी की जो सूरत-ए-हाल है, क्या अब हम फुल स्पेक्ट्रम रीजनल वॉर एक्सपेक्ट करें या फिर ये ऐसे ही लग रहा है कि अभी ये बताया जा रहा है कि जंग खत्म नहीं हुई और अभी कुछ ना कुछ हल्की-फुल्की मौसीकी हो सकती है? देखिए, ये इस्तिलाहात होती हैं फुल स्पेक्ट्रम, हाफ स्पेक्ट्रम, इस तरह की। लेकिन जंग जो है हुँ, पूरे रीजन में अपने मुख्तलिफ सतह पे चल रही है, मुख्तलिफ सतहें जो है। ठीक है। क्योंकि जंग में डिप्लोमेसी भी जो होती है ये भी जंग का ही एक हिस्सा होती है, या यूँ कह लें कि वॉर थ्रू अदर मीन्स। तो ये सारा सिलसिला है। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो कई अतराफ से हमें खतरे नज़र आ रहे हैं जंग के बड़ी तेज़ी से हुँ, बढ़ने के। मिसाल के तौर पर एक तो ये कि जो अंसारुल्लाह है यमन के, जिनको आप हौथी भी कहते हैं, इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो अब बाबुल मंदब से गुजरने वाले जो भी बहरी जहाज होंगे उनसे वो भी कोई टोल या सर्विस चार्जेस या कोई टैक्स लेंगे। तो इसका मतलब हुँ, है अब हुँ, ये सिर्फ आपने हुर्मुज़ पे जो ईरान ने अपनी एक रखी हुई है कंडीशन, जो अभी तक दुनिया ने मानी नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि हम ये लेंगे और जब 60 दिन हो हुँ, जाएंगे एमओयू के तो उसके बाद वो ये चार्जेस शुरू कर देंगे। तो या तो जंग होगी उसके बाद बहुत बड़ी, या फिर दुनिया को तस्लीम करना पड़ेगा। और यूरोप तो तैयार है कि आप उसको अगर देने पड़े कुछ पैसे तो उसके लिए वो तैयार भी हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेड का होना ज़्यादा ज़रूरी है इसमें हुँ, इसके हुँ, कि आप ट्रेड ना हो और टोल देने या ना देने पर मजीद जंग लड़े और जंग के नतीजे में तेल की सप्लाई जो दुनिया में कम हो जाए। तो इस वक्त आप यूँ कह लें कि मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन थियोरेटिकली को 25% जो दुनिया में ऑयल की सप्लाई जो है वो थम गई, रुक गई हुँ, हुई है। 20% के करीब आपने हुर्मुज़ से गुजरती थी और जो कम होके काफ़ी, अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो उस 20% में से सारी ख़त्म हो गई या ये 2-4% चल रही है। तो लेकिन एक वो हुँ, 20% नहीं आ रही। और आबुल मंदब से भी जो है, यानी जो बहरे अहमर को इंडियन ओशन से मिलाता है, ये यमन का जो इलाका है या यमन के पास जहाँ पे नेक बनती है समंदरों की, तो वहाँ पर भी, वहाँ से जो कार्गो के जो शिप्स हैं, यानी सामान ले जाने वाले जो शिप्स होते हैं, कंटेनर्स ले जाने वाले शिप्स, उनकी तो एक बहुत बड़ी तिजारत होती है वहाँ से। तो उसमें से काफ़ी सारे शिप ने वहाँ से गुजरना बंद कर दिया और वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका की तरफ से होते हुए जाते हैं। तो उनको एक 14-15 या 20 दिन का लंबा सफ़र पड़ता है, एडिशनल कॉस्ट भी पड़ती है, तो वो भी कॉस्ट उनकी बढ़ गई हुई है। जो यहाँ से गुजरते कार्गो हुँ, शिप्स अभी तक गुजर रहे हैं, लेकिन हौथीज ने एक ये कह दिया कि हम वहाँ से टैक्स लेंगे। वहाँ से तेल की जो सप्लाई है वो दुनिया की 5% के करीब ऑयल की सप्लाई वहाँ से गुजरती है। और सऊदी अरब की इस वक्त की जितनी भी एक्सपोर्ट थी वो बाबल मंदब से ही गुजरती थी, तो वो भी बंद हो चुकी है। और आज अगर देखें हम तो दो बड़े वॉर जो थिएटर हुए हैं वो ये बने हैं, यानी बमबारी हुई है मिसाइल्स वगैरह की या ड्रोन्स की। उसमें एक तो ये कि यम्बो में मारा गया है एक, और जी, अबकाया जी। कि जो कल भी था आज भी मारा गया वहाँ पे, और आग लग रही है काफ़ी ज़्यादा। पाइपलाइन को भी मारा है हौथियों ने। यमन के पर उन्होंने भी कुछ बमबारी की कोशिश की है असादा वगैरह में। साथ ही एक और जो बड़ी अजीब बात हुई है वो ये कि इराक में
कल आपने देखा होगा कि ये इल्ज़ाम लगाया था सऊदी अरब ने कि हम पर वहाँ से ड्रोन्स आए हैं और हमारे उन्होंने अब कैक पे जो मारे थे, जबकि यमन वाले कह रहे हैं कि हमने मारे हैं उन, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि नहीं, ये इराक के जो हशदुल शैबी जो है, यानी जो उनकी जो पॉपुलर मूवमेंट जो कहलाती है, उसकी जानिब से फेंके गए। तो उस मूवमेंट ने हालांकि तरदीद की थी कि हमने नहीं ये चलाए हैं, ये यमन नहीं चलाए हैं, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि नहीं, आप ही ने चलाए हैं। और आज अमेरिका के साथ मिलकर उन पर बमबारी भी की, जिसके नतीजे में कोई बिल्कुल। 20-30 अभी जो वहाँ के अशरल शेबी के जो नौजवान कमांडर्स या फाइटर्स या जंगजू थे, मिलिटेंट्स, वो उनकी हलाकत हो गई है, वहाँ पे वो मारे गए हैं। तो अब वो भी कुछ जवाब देंगे, ये बात कितनी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, क्योंकि अब इसमें ये भी कि इराक में एक नई हुकूमत बनी है, अभी चंद महीने पहले ही बनी है, कमज़ोर हुकूमत है, उसको अमेरिका ने ज़बरदस्ती बनवाया। तो उस हुकूमत पर ये इल्ज़ाम यही है कि अमेरिका के लिए हुकूमत बनवाई गई है, जिसके वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी हैं। तो उन पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो कुछ स्टैंड ले, अमेरिका की मजम्मत करें या सऊदी अरब की मजम्मत करें। तो अभी तक मेरा ख्याल अभी बयान मैंने देखा नहीं, शायद आगे हो या आने वाला हो, या वो अगर खामोश रहते हैं तो फिर उनको अपनी आवाम की तरफ से बड़ा दबाव का सामना होगा। तो ये तो सर टेंस सकंदर, इसी बात पे मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जो ईरान और सऊदिया के मुश्तरका हमले हैं इराक पर, तो इसको आप ये रीजनल कोalition बिल्डिंग के तनाजुर में कैसे देखते हैं? नहीं, ये रीजनल कोalition, किसकी रीजनल कोalition की बात कर रही हैं आप? मतलब मैं ये आपसे बस पूछ रही हूँ कि जो ईरान और सऊदी ने जो हमला किया, मुश्तरका हमले जो किए हैं, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया पूरा, और इराक की जो अभी सिचुएशन है, तो आप क्या समझते हैं कि वो रीजनल कोalition बिल्डिंग के तनाजुर में मतलब आप हाउ डू यू फोरसे इट? अच्छा, ये एक तो ये मुश्तरका हमले नहीं है। सऊदी अरब ने जो हमले किए वो हशदुल शैबी पर हमले किए, जो कि ईरान की एलाई मलेशिया है इनसाइड इराक। और जो ईरान ने जो हमले किए हैं वो उसने कुर्दिस्तान के अरबील के इलाके में किए, जहाँ पे उन कुर्दों के फौजी अड्डे हैं या अमेरिका के अड्डे हैं वहाँ पे, जिनका उस रास्ते से ईरान पर ज़मीनी हमला करने का कभी मंसूबा था। अब भी शायद हो, थियोरेटिकली है, इम्कान है, लेकिन ये कि वहाँ पे ईरान ने उनको पहले ही इतना तबाह कर दिया कि वो शायद दोबारा वहाँ से हमले ना करें, अगर करेंगे तो फिर उनको एक वक्त लगेगा वहाँ पे दोबारा अपने आप को तैयार करने के लिए। तो ये अलग अलग हैं इनके हमलों के अहदाफ जो हैं। और ये यानी जो हशदुल शेबी पर जो हमला है वो ईरान के एक एलाई पर हमला है, जबकि ईरान का जो हमला है वो अमेरिका के एक एलाई पर हमला है। तो ये अलग अलग है, लेकिन मुल्क यकीनी तौर पर ये दोनों के जो अहदाफ हैं या दोनों के जो टारगेट्स थे वो वहाँ पर थे इराक के अंदर। तो लेकिन ये कि इससे जो असल जो ख़तरा बढ़ रहा है वो ये है कि हशदुल शेबी जो है, अब वो वहाँ से अगर जब उन पर हमले होंगे तो या तो इराक की हुकूमत भी कोई कार्रवाई कर सकती है, और इराक में एक जो पब्लिक जो कह लें कि एक जो फीलिंग्स हैं, उनमें इराक में सऊदी अरब को कभी भी एक अच्छा मुल्क नहीं समझा गया, लेकिन उनकी लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं, क्योंकि एक तो सद्दाम के ज़माने में भी कभी अच्छा नहीं समझा गया था, और जब ये हमले हुए थे अमेरिका के तो तब भी नहीं समझा गया था। लेकिन ये ज़रूर था कि जब ये बाद में ये हुकूमत चेंज हो गई और वहाँ पे समझे कि शिया अक्सरियती हुकूमत आ गई वहाँ पे, तो उसके बाद जो वहाँ के लोग थे, जो सुन्नी लोग थे इराक के अंदर, उनके एक धड़े ने सऊदी अरब के साथ दोस्ती कर ली थी। फिर उसी के नतीजे में भी बनी थी, क्योंकि उस वक्त को सऊदी अरब और कतर दोनों जो थे ये माली और मादी इमदाद दिया करते थे। तो ये तो उसके नतीजे में भी वहाँ पे जो शिया पॉपुलेशन है उसमें सऊदी अरब को पसंद नहीं किया जाता है। तो अगर सऊदी अरब ये हमले एक दो और करता है तो हो सकता है फिर इराक के अंदर बड़ी बदनस्बी पैदा हो। हुकूमत तो नहीं लड़ना चाहेगी सऊदी अरब के साथ, लेकिन अवाम का गुस्सा बढ़ेगा, तो फिर अवाम में जो मलेशिया के लोग हैं जिनके पास असले हैं वो वहाँ से फिर मिसाइल मार सकते हैं, वहाँ पे से वो ड्रोन्स मार सकते हैं। और अगर उधर से उन्होंने ड्रोन्स मारने शुरू किए तो आप समझिए कि फिर सऊदी अरब के जो ऑयल इंस्टॉलेशन है वो वहाँ से 200-200 300-300 किलोमीटर के फासले पर हैं। ये यानी काफ़ी संजीदा सूरत है। अच्छा, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ये धमकी दी है, क्योंकि ईरान ने कल रात को जॉर्डन में जो उसके मवाफ़क़ुल सल्ती का जो एयरबेस है वहाँ पे मिसाइल्स मारे हैं। तो उसने कहा कि मैं इनको गाली दे के उसने कहा कि मैं लोगों को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ये सारी उम्र याद रखेंगे। इसका मतलब उसने वही धमकियाँ दी हैं जो हमेशा देता है। तो अब टेंशन जो है अपने फुल स्केल पे आ गई है। कब एकदम से हम जंग क्या कह रहे हैं, हम पहले भी हम देख रहे हैं कि जंग ख़त्म नहीं हुई है, सीज़ फायर भी नहीं है, और कभी कोई हमला करता है कि नहीं करता है। क्योंकि अगर इस वक्त ट्रंप हमला करता है तो इसका मतलब कि तेल की सप्लाई मजीद काफ़ी अरसे के लिए रुक जाएगी, जो कि फिर अमेरिका पर एक बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा। और अभी देखिए
कि जो तेल की कीमतें $80 फिर गिर गई थी, आज फिर 88 हो गई हैं। और अगर ये टेंशन बढ़ती है तो और बढ़ेंगी, और अगर ये टेंशन 2-3 हफ्तों तक चलती है इसी तरह की हालत, तो जो ट्रंप ने एक सिचुएशन बनाई थी कि नहीं ईरान हमसे बात करना चाह रहा है, और मार्केट में ये मैसेज गया था कि हालात जल्द सही हो जाएंगे, तो वो मार्केट में जो एक किस्म का ऑप्टिमिज्म या अपबीट आया था वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि तेल की कीमतें जो हैं पर बैरल जो है वो $120 भी जा सकती हैं, 130 भी जा सकती हैं, फिर गॉड नोस क्या होगा वहाँ। तो सर अब ये मैं कह सकती हूँ कि ईरान वर्सेस यूएस से निकल के ये वॉर अब ईरान वर्सेस रीजनल ब्लॉक तक जा पहुंची है। देखिए, मैं ये शुरू से कह रहा हूँ कि ये जंग जो है ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि दो धड़ों के दरमियान है। एक है ईरान की क़यादत में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें आप हिजबुल्लाह को शामिल करें, और इराक की उस मलेशिया को जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है उसको भी इंक्लूड करें, और यमन के हौसियों को भी इंक्लूड करें। तो ये है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। और इसके मुकाबले में है एक्सेस ऑफ इम्पीरियलिज्म, यानी अमेरिका और उसके इत्तेहादी, जिसमें इसराइल भी आता है, जिसमें अरब ममालिक भी आते हैं, जिसमें दीगर ममालिक भी आते हैं, यानी पाकिस्तान को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। पाकिस्तान अगरचे हमले नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी मुआशी कमज़ोरी की वजह से अमेरिका का समझे कि दस्ते नगर है। अमेरिका उसको कुछ उसकी झोली में 2 पैसे डाल देता है तो पाकिस्तान क्या रोज़ी पानी वगैरह बच जाता है, थोड़ा सा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक कर लेते हैं। और अगर अमेरिका हमारी मदद ना करे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बड़े बुरे हालात हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इस काबिल है ही नहीं है कि वो बगैर अमेरिकी इमदाद के चल सके। तो नतीजतन पाकिस्तान भी कुदरती तौर पे एक अमेरिका का एलाई है। तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ जो एक्सेस ऑफ इंपीरियलिज्म बनता है, पाकिस्तान भी उसमें एक अमेरिका का एक सिपाही है। सही है। तो सर अभी आपको क्या लग रहा है कि जो सेंटकॉम का मौजूदा फोर्स पोस्चर है उसमें आप किसी बड़े जमीनी ऑपरेशन की गुंजाइश देख रहे हैं? देखिए, गुंजाइश यूं है कि हर मुल्क ने अपने अपने कुछ प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी बनाए हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मुतबादिल प्लान्स बनाए हुए होते हैं, और वो एक हाइपोथेटिकल बना है कि अगर यूं हुआ तो हम यूं कर रहे हैं, अगर यूं हुआ तो हम यूं करेंगे। तो प्लानिंग्स मौजूद होती हैं। प्लानिंग चढ़ाई की भी है, प्लानिंग तो तेहरान पर कब्जा करने की भी है, लेकिन उन पर एग्जीक्यूट करना असल मसला है। अब इम्कान ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए ईरान पर कहीं भी की जगह से अगर अमेरिका कोई ज़मीनी फ़ौज के ज़रिए कार्रवाई करे या समंदरी फ़ौज से यानी एम्फीबियस अटैक करे, तो उसके लिए उसको एक फ़ौज चाहिए। वो छोटे से किसी जजीरे पे या थोड़ी देर के लिए कब्ज़ा करने के लिए तो कार्रवाई कर सकता है, बस 1 दिन के लिए कब्ज़ा कर ले या 4 दिनों के लिए कब्ज़ा कर ले, लेकिन जो भी कब्ज़ा करने जाएंगे उनकी बहुत कैजुअल्टीज़ होंगी। तो फ़र्ज़ कीजिए उन कैजुअल्टीज़ को वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो करेंगे, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा हमला करने के लिए आप इस वक्त अमेरिका को कम से कम एडिशनल 50,000 से 1 लाख फौज चाहिए है। ये ईरान पर कब्जा नहीं बल्कि ईरान के किसी साहिली इलाके पर कब्जा करने के लिए। और अगर इतनी ज़मीन या अपनी कार्रवाई करनी है तो उसका मतलब कैजुअल्टीज़ भी बहुत होंगी। इवो जीमा एक है, ये जजीरा था बहरुल काहिल में, पैसिफिक ओशन में, जो कि जापान का जजीरा था, और जापान की मेन लैंड से कोई तकरीबन समझे 700 साढ़े 700 किलोमीटर दूर समंदर के अंदर था। तो उस जजीरे की दिफा के लिए जापान के कोई समझे 21-22 हज़ार या पता नहीं 24,000 सोल्जर्स थे। उन पर उस जजीरे पर कब्जा करने के लिए पहले तो अमेरिका ने कोई 10,000 टन का बारूद फेंका, यानी इतनी बमबारी की, और फिर उसके बाद 80,000 फौजियों से चढ़ाई की थी। और वो जजीरा जो था वो समझिए कि तकरीबन कोई 21 मील या कोई 30 किलोमीटर लंबा, यानी कुल उसका स्क्वायर माइल्स था। तो उस पर कब्जा करने के लिए उन्हें इतनी कार्रवाई करनी पड़ी, समझे कि 1 महीने से ज़्यादा बमबारी के बाद वो कब्जा कर पाए थे। लेकिन उस कब्जे के दौरान जापानी भी वहाँ पे मारे गए थे, और अमेरिका के भी तकरीबन समझे कि कुछ 26,000 सोल्जर्स मारे गए थे। तो क्या अब आप देखिए ना, उससे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जंग का जज्बा बना हुआ था। अब तो अमेरिका के अंदर ही जंग अनपॉपुलर है। तो इस अनपॉपुलर जंग में क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने बहुत सारे फौजी मरवाने के लिए तैयार है, पर मरवाना चाहता है? तो ये देखने वाली बात है। फिर एक बहुत बड़ी जो दुनिया की एक फौजी कार्रवाई हम जानते हैं तारीख की बहुत बड़ी जो थी, वो थी नॉर्मंडी ऑपरेशन, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस को लिबरेट कराने के लिए अमेरिका ने जो, और अमेरिका की क़यादत में जो एक हमला हुआ था, उसमें 20 लाख सोल्जर्स ने हमला किया था। तो यहाँ पर इस वक्त तो ना अमेरिका के अंदर कोई एपेटाइट है इतनी बड़ी जंग लड़ने की, ना लोगों को शौक है, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप इतना पॉपुलर है कि लोग उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाए। जबकि ईरान में लोग जो है अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, और पता इख्तलाफ थोड़ी बहुत लोगों को हमेशा ही होता है, धड़े हमें ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो पॉपुलर लेवल की जो फीलिंग है
वो आपने इस सैयद अली खामेनी के जनाजे में अवाम की शिरकत से अंदाजा लगा लिया होगा बिल्कुल, कि वहां पे लोगों का क्या जज्बा है। तो अब देखते हैं, बिल्कुल। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब लोग मरवाना चाहते हैं अपने, तो जरूर वो जमीनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर अकल से काम लेंगे हुँ, तो उनको फिर अकल से काम, अगर अब लेंगे, अव्वल से वो अकल से काम उन्हें बहुत शुरू में लेना चाहिए था, ये हमला ही नहीं करना चाहिए था। सफारती तरीके से वो काम कर रहे थे, वही करना चाहिए था। तो अब फिर उन्हें वही सफारती तरीके से कोई मसला हल करना पड़ेगा, लेकिन अब सफारती मसला भी नहीं, क्योंकि अब ईरान का पलड़ा भारी है, उसने आबिर हुर्मुज़ पे कब्जा कर लिया, उसके बाद मिसाइल की ताकत इतनी ज्यादा उससे दिखाई है। और एक होता है थियोरेटिकल लेवल पे, यानी एक होता है कि मैं समझूं कि एग्ज़ैक्ट आपके पास असला है, आप मुझे गोली चला सकते हैं, बिल्कुल, ये तो शो ख्याल और ऑफ खौफ है। पावर हुआ है बल्कि एग्ज़ैक्टली। एक शो ऑफ पावर हो गया, बिल्कुल सही कहा। हुँ। तो अब ईरान ने अपनी कुव्वत जो है वो दिखाई, लेकिन अमेरिका ने तबाही सिर्फ फैलाई है। स्ट्रेटेजिकली उसको कोई अभी तक ऐसी कोई कामयाबी नहीं मिली कि वो ये कह सके कि हमने ईरान को राजी कर लिया है, ईरान झुक गया। तो ईरान तो नहीं झुका अभी तक। सकलन साहब, आपकी इसी बात से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अमेरिका अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मज़ीद हमले करता है, तो आप ईरान के पास रिस्पॉन्स लेडर के तौर पर क्या ऑप्शन देख रहे हैं? क्योंकि अब तो अगर शहरी आबादियों पर या दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होते हैं, तो फिर क्या ईरान सर्वाइव उस तरह से कर पाएगा? देखिए, ईरान जो, जैसा मैंने कहा, दो धड़े बने हुए, एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है और एक्सेस ऑफ इंपीरियलिज्म जो है। हुँ, तो फिर ईरान एक्सेस ऑफ इंपीरियलिज्म के हर मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेगा, यानी उनकी जो तेल की हुँ, तनसीबात है, जो कि जो बस अभी तक सिर्फ बाबुल मंदब को बंद किया है होथियों ने, अंसारुल्लाह ने, और साथ साथ उन्होंने बिल्कुल। चंद एक मिसाइलों से ही अब तक का समझे कि सऊदी अरब का जो नुकसान है 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर दिया हुआ है। शायद ये, अगर हम बाद में देखें, कि ये शायद 20-25 अरब डॉलर्स का नुकसान है, क्योंकि जो सिर्फ उनकी जजान में जो ऑयल इन रिफाइनरी है, जिस पर उन्होंने आग लगाई थी 4 दिन पहले, जो मिसाइल मारे थे, हुँ, तो उसमें उसी की मालियत जो है ना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 22 अरब डॉलर्स बनती है। और फिर उसमें जो दूसरे जो अब कैक में जो ड्रोन्स मारे गए हैं, जो सऊदी अरब ने कहा कि ये इराक की तरफ से आए थे, तो वो यमन हुँ, वाले कहते हैं हमने मारे हैं। तो अगर वो अब कैक में भी अगर उनका फर्ज की कोई रिफाइनरी है, फिर ये कि और भी जगहों पे वहाँ पे रिफाइनरी है, कतर की भी एक हुँ, गैस के इंस्टॉलेशन लास लफान जो है, और कहीं भी अगर ये हमले बढ़ते हैं तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए वो कोई रास्ते ऑल्टरनेट भी बना रहे हैं, तो उनकी ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो तबाह हो जाएंगी। और जब तबाह ठीक है। होंगी तो फिर समझिए कि दुनिया में बड़ा खौफनाक किस्म का एक इकोनॉमिक क्राइसिस और ऑयल प्राइसेस शूट अप कर जाएंगी। तो तो लेकिन आपको ये मैं, टेम्परेरी लग रहा है या बहरान की इब्तिदा हो चुकी है, ये जो तेल की बहरान कीमतों तो का चल रहा है, बहरान है अब बहरान। ये? देखिए, तेल की कीमतों का बहरान जो है ये 28 फरवरी से चल रहा है, 28 फरवरी से चल रहा है, अभी तो ये तक फिर भी अब मुसलसल चल रहा है। सर्वाइवल तो है, लेकिन अगर ये जंग जारी रहती है तो क्या आप देख रहे हैं कि ये मुसलसल एक देखिए, ऐसी वेव आएगी सर्वाइवल जो कोई इरिवर्सिबल होगी? सर्वाइवल जो है वो मुमकिन तो रहेगी, लेकिन ये होगा कि आप एक रोटी 10 रुपए की लेते थे, फिर आपको 100 रुपए की लेनी हुँ, पड़ेगी। तो फिर आप अपनी पता नहीं क्या क्या खर्चे बंद करेंगे ना, फिर आप 100 की रोटी ले सकेंगे ना। तो इसी तरह दुनिया जो है वो 80 का ऑयल भी बहुत से मुल्कों के लिए महंगा है। अगर वो 80 के उनको बिल्कुल, 90 देने पड़ते तो और भी महंगा हो जाएगा, $100 देने पड़ते फी बैरल तो और भी महंगा हो जाएगा। तो फिर जो थोड़ी बहुत सहूलतें हैं वो उससे भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो काफ़ी मसाइल बिल्कुल। बढ़ते चले जा रहे हैं। सर, आपको इसराइल की खामोशी क्या लग रहा है कि कोई बैक चैनल कोऑर्डिनेशन चल रही है? इसराइल खामोश है बड़े दिनों से। देखिए, इसराइल बिल्कुल खामोश नहीं है। इसराइल बार बार अमेरिका से कह रहा है कि हमें मौका दे कि हम भी हमले में शामिल हो जाए। तो अमेरिका ये बयान देता है कि अभी तुम्हारी ज़रूरत ही इजाज़त नहीं, हम माँग खुद रहे ही हैं। सब। हाँ, वो इजाज़त मांग रहा है अमेरिका से। हालांकि हकीकत ये है कि अगर इसराइल कूद पड़ता है इस वक्त इस जंग में, तो इसराइल की बहुत बुरी हालत होगी। हम देखिए, हम अच्छा, मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में इसराइल के बारे में कोई अखबार नहीं लिख रहा है, जबकि वो दूसरे मुल्कों के बारे में, खुद अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के बारे में खबरें दे रहे हैं कि ये हो हुँ, गया वो हो गया, लेकिन इसराइल के बारे में ना बीबीसी, ना सीएनएन, ना एबीसी, ना सीबीएस, कोई बड़ा इंटरनेशनल मीडिया, खुद इसराइल का अपना मीडिया जो है वो नहीं दे रहा है खबरें। जबकि हकीकत यह है कि हाँ, इसराइल के जो, हाँ, हाइफा है, तल अबीब है, या डिमोना जहाँ पे उनको न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, वहाँ पे तो सबको पता है कि मिसाइल्स गिरे हैं जाके। तो ये, और ईरान तो टाइनी सा, सॉरी, इसराइल जो, ये तो टाइनी सा कंट्री है, और ईरान अगर हुँ, वहाँ पे हुँ, 10 मिसाइल भी एक शहर में मार दे तो वो शहर उजड़ जाएगा वहाँ पे इस वक्त, बिल्कुल। यानी इतनी बुरी हालत है वहाँ पे। और वो वहाँ पे लोगों को पता है, इसलिए इसराइल जंग में बराह रास्त नहीं आना चाह रहा है, लेकिन वो हमेशा एक
अपने आप को बुली करने वाला जो था वो हमेशा दिखाता है मैं इसको मारूंगा पकड़ के, चाहे वो खुद डरा बैठा हो अंदर से कि वो हम्म। आपके लाहौरी स्टाइल है, छड़ दे मैनू। तो कह रहा है, तो दूसरे कहता है छपड़िया किन्ने गए, तुझे पकड़ा हुआ एग्जैक्टली। किसने, जा मार। हाँ। तो इसराइल को इजाजत तो नहीं है, पहले तो उससे हमले जो है ईरान पर वो अपनी मर्जी से किए, खुद कहता रहा हमें अमेरिका से इजाजत नहीं ली, हमने खुद ही हमले कर दिए। तो अब उसको अमेरिका की क्या इजाजत है? तो मतलब ये कि अब इसराइल का ये जंग अगर इसराइल बीच में कूदता है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोज हो इस जाएगा। वक्त ईरान, हाँ, क्योंकि वो बड़ा उसका बुरा हाल हो जाएगा, उसका बहुत बुरा हाल होगा उसका। हम्म। तो आई डोंट सर थिंक सो अगले कि इसराइल 72 घंटे में आप क्रिटिकल फ्लैश पॉइंट किसको देख रहे हैं, यानी कौन होगा, इराक, उर्दन, सऊदी अरब या कौन? देखिए, उर्दन, सऊदी अरब, इराक और ईरान, अच्छा। यानी यहाँ पे अमेरिका एक तरफ हमले करेगा, एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान और जो हौथी हैं ये हमले करेंगे। तो ये बढ़ेगी बात। तो और अभी ईरान के जो हमले हैं सर वो, इराक के जो आप कंप्लीट करें प्लीज। हशबुल शैबी जो है वो भी हमला कर शुरू कर सकते हैं, वो भी मिसाइल मारने के सिलसिला शुरू कर सकते हैं। तो उसमें सऊदी अरब के लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये अब हम्म। जंग जो है ये मेरा ख्याल है कि अमेरिका का स्टाइल ये रहा है कि जब वो देखते हैं ना कि हालात उसके हाथ से बाहर निकलने वाले हैं तो वो फौरन अमन की बातें करता है, बुली ज़रूर करेगा, बड़के ज़रूर लगेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन जब उसको नज़र आता है अमेरिका को कि ये हालात बाहर हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे और ये बढ़ जाएगी हम्म। जंग, तो फिर वो फौरन एकदम से जो पीस एक्टिविटीज होते हैं उनको मतलब अनलीश कर देते हैं। लेकिन फिर बाद में फिर एकदम से बदमाशी शुरू कर देता है, क्योंकि उससे अपने अवाम को भी बताना कि मैं जीत रहा हूँ जंग, जो कि वो नहीं जीत रहा। बिल्कुल। तो सर ये जो अमेरिकी सदर के बयानात हैं, क्या आपको लगता है कि मिलिट्री इंटेंट की अक्कासी करते हैं? देखिए, मिलिट्री इंटेंट तो नहीं की अक्कासी, क्योंकि मिलिट्री इंटेंट बड़ी वाजे है। जनरल डैन केन जो है, जो हम्म। कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ अमेरिकन फौज के जो हैं, वो उन्होंने साफ ये कहा है जो अखबारों में शाया हुआ है अमेरिका के, हमारे पास इंटरसेप्टर्स कम पड़ गए हुए, हमारा एम्यूनिशन जो वो भी कम हो गया, हम लो लेवल पे आ गए बिल्कुल। हुए हैं। अगर हमने एक और हम्म। जंग का राउंड किया तो फिर हम दूसरे जो वॉर थिएटर्स है पॉसिबल, जिसमें यूरोप है, मतलब यूक्रेन, रशिया एक दुश्मन है, या चाइना एक दुश्मन है, इनको ये दुश्मन मुल्कों के तौर पे देखते हैं। तो अगर वहाँ पे भी एक वॉर शुरू होती है या टेंशन बनती है तो उस वक्त अमेरिका का फिर कोई डिटेरेंस नहीं होगा। तो इसलिए वो मना कर रहे हैं। फिर आपने ये भी सुना होगा कि जनरल ब्रैड कूपर जो कि सेंट कॉम के सरबराह हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हमने ईरान के जितने भी हदफ थे साहिली इलाकों पे वो हमने तबाह कर दिए हैं। तो अब अगर हम मजीद हम्म। उन पर बमबारी करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, दूसरे फिर ईरान उस बमबारी के जवाब में अपने हमले करेगा तो हमारा नुकसान ज़्यादा होगा, ये उसने कहा है। तो अब ये ठीक है। इसका मतलब है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात है ये मिलिट्री इंटेंट नहीं है, ये इसराइली इंटेंट हो सकती है, ये उनका पागलपना हो सकता है। हम्म। ठीक है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि अगर तो सफारती कोशिशें बिल्कुल नाकाम रहती हैं तो क्या हम रिजीम चेंज नैरेटिव को दोबारा उभरता हुआ देखेंगे? रिजीम चेंज मीनिंगलेस बात है, बिल्कुल मीनिंगलेस बात है, ये बच्चों वाली बात है हम्म। कि आपने 40 दिन से क्या 150 दिन अब हो गए में ज़्यादा बल्कि हो गए, इतने दिनों से आपने वहाँ पे इतनी बमबारी जंग की, कभी सुलह की, कभी एमओयू पे साइन किया, कभी क्या। तो रिजीम चेंज तो नहीं हुई, रिजीम ज़्यादा मजबूत हो गई है वहाँ पे, पॉपुलर सपोर्ट हम्म। बढ़ गई हुई, जो आपस में इख्तलाफात थे वो कम हो गए हुए हैं, बल्कि ख़त्म ही तकरीबन समझिए अमली तौर पे वो ख़त्म हो गए। तो कोई घरों में बैठे लोग इख्तलाफ करते रहते, हर घर में इख्तलाफ होता थोड़ा बहुत, इस तरह ही है। बिल्कुल। लेकिन रजीम चेंज की कोई चांस है ही नहीं, खेल ही नहीं है ये भी। अब यह है कि ईरान किस तरह आगे बढ़ता है। ईरान आपने हॉर्मुज़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपना कंट्रोल रखना चाहता है। तो अमेरिका जो वो ज़्यादा ऐसी ही साजिशें कर रहा है कि ओमान को उंगली दी हुई है कि तुमने ईरान के आगे झुकना नहीं है, सऊदी अरब से कह रहा है कि तुम लड़ाई लड़ो। तो वो अब रीजन पे इस तरह अमेरिका जो है अपनी जो जंग है ना वो एक किस्म की आउटसोर्स कर रहा है। कुवैत से कह रहे हैं कि तुम बमबारी करो, बहरीन से कह रहे हैं कि तुम बमबारी करो। तो अब इस तरह की वो अमेरिका की, वरना उसकी अपनी फ़ौज क्यों नहीं अब कर रही है, क्योंकि अगर उसकी अपनी फ़ौज करेगी तो फिर ईरान बराह रास्त उनके बेसिस पे हमला करेगा। मिसाल तौर पे बिल्कुल। ईरान ने जो है वो कल रात को मुआफ़िक़ुल सल्ती जो है उर्दन का जो मिलिट्री बेस है अमेरिका का, उस पर बमबारी की है। तो अमेरिका को मेरा ख्याल था कि फ़ौरन जवाब देना चाहिए था, अभी तक नहीं दिया है। अभी तक उन्होंने सिर्फ धमकी दी है और गालियां दे के धमकी दी है, जो वो एफ वर्ड यूज़ करते हैं, जिसका बड़ा शौक है उनको हम्म। ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने का। तो उन्होंने ये कह के गालियां दी हैं कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको वो सबक याद करूंगा, इनकी नस्लें याद, जो भी बड़के होती है वो लगाई हैं उन्होंने। लेकिन भाई हमला कर दो, और हो सकता है फिर ये रात को या
जो कल सुबह के वक्त किसी पर हमला हो जाए, ये सब इम्कानात तो हैं अपनी जगह पर, लेकिन ये कि भाई वो आपको ये सब कुछ करके मिलेगा क्या? आपने हुर्मुज़ आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब वो वही मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि 3 ऑप्शंस हैं, या तो कहते हैं तौबा करके घर चला जाए, उसमें उसकी अपने मुल्क में बेइज्जती बिल्कुल होनी है, या फिर ये कि वो फिर मजीद बमबारी करे जिसकी वो धमकी दे रहा है, उससे फ़ायदा कोई नहीं है, ईरान उसका जवाब देगा। उसके ईरान के पास मिसाइलों की बड़ी तादाद है, उसके जो मिसाइल सिटीज़ की अगर फंसे, अंदर से तो कोई तबाह नहीं हुआ है, मिसाइल सिटी जो अंडरग्राउंड है उनमें अंदर किसी की बेसमेंट में कोई मिसाइल नहीं पहुंचा, ना कोई GU-57 बंकर बस्टर पहुंचा, ना कुछ और। तो वो उनको उनके सिर्फ होता है कि जो माउथ होते हैं ना, जहाँ से टनल्स होती हैं, वो टूट जाती हैं। टनल्स उन्होंने दिखा दिए, उनके पास इंजीनियरिंग सलाहियत इतनी तेज़ी से है कि वो पुल 2 दिन में खड़ा कर देते हैं अपना। तो ये मतलब उनकी भी इंजीनियरिंग सलाहियत है, फिर एक जज्बा है लड़ने का ईरान के अंदर, और वो जज्बा बहुत ज़्यादा है इस वक्त। अब अच्छा फिर तो देखिए ना कि सर। जो इस वक्त जो हमले हुए हैं, इनमें एक और फैक्टर भी, एक रिलीजियस फैक्टर ये आ गया कि ये करबला में और ईरान में ये इमाम हुसैन का चेहलुम मनाया जाता है, तो वहाँ पे एक अरबईन की सतह की बिल्कुल बड़ी जज्बाती कैफियत होती है। अरबईन मतलब इमाम हुसैन का जो चेहलुम जिसको हम कहते हैं, तो वो बिल्कुल उस दौरान उन्होंने हमले किए, तो ये एक किस्म के लोगों को जज्बाती करने को, मरने के लिए और मारने के लिए तैयार हो जाए। तो ये मतलब बिल्कुल लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ज़मीनी हालात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो कितने बड़े ट्रैप में उतर गया हुआ है, और जिसको वो ट्रैप ही नहीं समझ रहा कि मैं जीत गया हूँ, उसमें मजीद उस ट्रैप में गहरा होता जा रहा है। तो ये बड़े ख़राब हालात मुझे होते नज़र आ रहे हैं, अगर उसको किसी ने समझाया तो। सकलान साहब, वो कुछ अरसे पहले की खबर थी ना कि ईरान ने अपनी टीम में साइकोलॉजिस्ट को भी ऐड किया है जस्ट टू रीड द साइकी ऑफ ट्रम्प। तो क्या आपको लग रहा है कि वो काम कर रही है, उनकी जो देखिए मैं प्रोफाइलिंग है? ये हमें लगता है हाँ कि ईरान ने ये रखी है साइकोलॉजिस्ट की टीम। साइकोलॉजिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम का या मिलिट्री सिस्टम का बड़ा बुनियादी हिस्सा होते हैं। बिल्कुल जो आप देखिए, जो मिलिट्री प्रोपेगेंडा होता है, प्रोपेगेंडा सिर्फ झूठी खबरें फैलाना नहीं होता है, मैसेजिंग भी होता है। आप किस किस्म की मूवमेंट्स करें कि जिससे दुश्मन का पर खौफ हो पैदा हो जाए, या किस किस्म की हरकत करें कि दुश्मन आपका मुखालिफ जो है ट्रिगर हो। आपको गलत गलत जगह पर असेस कर ले कि यहाँ पर वीक है, जबकि आप वहाँ पे वीक नहीं बिल्कुल थे। तो ये एक माइंड गेम्स होती है, जिस तरह चेस में बैठ के आप जो खेल खेल रहे होते हैं, मैं क्या चाल चलूं। तो चेस में जो चालें होती हैं, उनमें आप लिमिटेड चालें होती है कि आप यही सिर्फ चाल चल सकते हैं, या सीधा चल सकते हैं, तिरछा चल सकते हैं, या घोड़ा तो 2.5 चाल चल सकता है। लेकिन वॉर्स में बड़ी बड़ी चालें अजीब अजीब होती हैं। मिसाल तो ये एक जो कमाल की जो ईरान ने जो चाल चली है, जिसका बाद में अमरीकियों को समझ में आ रहा है कि उससे पता नहीं कितनी सारी जगहों पे गुब्बारे के भर के उन्होंने रेडार्स लगा दिए, टैंक खड़े कर दिए, मिसाइल्स खड़े कर दिए, बिल्कुल और उन्होंने धड़ाधड़ बमबारी की और कहा कि हमने उनके सारे फना कर दिए। तो 10,000 टारगेट्स पे उन्होंने जाके बमबारी की है। तो आखिर में पता चला कि ईरान तो इंटैक्ट है, उसकी उसकी यानी ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर तबाह, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन होता है, हर एक को पता है कि ये हाँ। सड़क जा रही है, पुल जा रहा है, और आप पुल को छुपा नहीं सकते, सड़क को छुपा नहीं सकते, कारखाने को छुपा नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन असल जो सलाहियत होती है लड़ाई की, वो तो होती है उसकी असलहे की और लड़ने वाली कॉम्बैट फोर्सेस की। वो बिल्कुल उसमें तो बहुत ज्यादा तबाही नहीं आई है, वो तो अभी भी 60 to 70% इंटैक्ट पड़ा हुआ है। ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज मान रही हैं, जबकि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है अक्सर ईरान के बारे में गलत उम्मीदें, गलत कैलकुलेशंस करती है। ईरान के पास इससे ज्यादा इंटैक्ट पड़े हुए हैं, बल्कि लोगों को आप यकीन जानिए CIA वगैरह को ये पता ही नहीं है कि उनके कहाँ कहाँ और कितने मिसाइल सिटीज मौजूद हैं। वो ये 20 साल बिल्कुल से ठीक है। बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सकलैन साहब। अगले 24 घंटे में लग रहा है चीज़ें मज़ीद, जैसे आपने भी कहा कि ख़तरे की घंटी बज चुकी है और मज़ीद हमले भी हो सकते हैं। और ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि अब ये ईरान और US की वॉर नहीं है, बल्कि दो धड़ों की वॉर है, जो सकलैन साहब बहुत अरसे से कह भी रहे हैं। और चीज़ें इससे बहुत ख़राब इस तरह से होंगी कि इससे इकॉनमी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, उसके अलावा जो फूड क्राइसिस है, सिक्योरिटी का एक मसला है, वो पूरे खित्ते में फैल रहा है। और अमन की जबान कौन बोलेगा, कौन शमा लेकर आएगा, और कब नेगोशिएशंस ट्रू सेंस में शुरू होंगी, इसका सबको इंतजार तो है, लेकिन अभी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन सकलैन साहब हमेशा एक उम्मीद दिलाते हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी हमेशा हो रही होती है और उसके समरात कहीं ना कहीं नजर आएंगे। तो अल्लाह करे कि अगले 24 घंटे में कोई ऐसी सिग्नल मिले जिससे लगे कि जंग अभी बढ़ेगी नहीं, रुकेगी। लेकिन अभी के हालात तो यही है कि और भी हमले हो सकते हैं और ट्रंप को समझने की जरूरत है, जबकि ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए पहले दिन से तैयार नजर आ रहा है। एक और एपिसोड के साथ मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।